अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं तेरी आदत का मारक पार्ट नंबर 9। तो आइए अपना नावल शुरू करते हैं। वेलकम सर। सामने से चलकर आती लड़की ने दानियाल सफ़ीर खान की तरफ एक बुके बढ़ाया था, जिसे उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ थाम लिया था। आइए सर, डिनर रेडी है, सब आपका वेट कर रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोली थी। आरज़ू साथ खड़ी जांचती नजरों से उस लड़की का जायजा ले रही थी, जिसने मैरून कलर की साड़ी लगाई थी, बाल खोले छोड़े थे, आधे कंधे पर गिराए थे और आधे पीछे थे। डार्क रेड लिपस्टिक होठों पर सजाए वो दानियाल को देख रही थी। मेरी बारी बहुत बातें सुनाने आती हैं, अब कैसे हंस हंस के बात कर रहा है। आरज़ू खामोशी से खड़ी दिल में सोच कर रह गई। दानियाल के चलते ही वो उसके साथ चलने लगी थी। अंदर जाते उसने काफी लोगों को दानियाल का मुंतजिर पाया था। वो सब खड़े होते उनकी तरफ बढ़े थे, दानियाल से हाथ मिला रहे थे। आरज़ू बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां खड़ी थी। उसने तुम्हें कहा था हम तुम्हारे दोस्त की तरफ जा रहे हैं, ये तो फौज है। आरज़ू दानियाल के कान के करीब बड़बड़ाई थी। दानियाल ने उसे आंखें दिखाई, लेकिन बाकी लोगों की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपना मुंह बंद रखना, दानियाल ने उसे आंखों में खामोश रहने का इशारा करते बोला। तो आरज़ू का मुंह खुल गया। कैसे बात कर रहा था वो उससे। ये तुम्हें सर क्यों बोल रहे हैं। आरज़ू फिर से उसका कुर्ता कंधे से खींचते बोली। ये मेरे एम्प्लॉय है, मेरी कंपनी तक, और उसके बाद ये मेरे दोस्त हैं। अब खामोश रहना। आरज़ू कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, दानियाल ने जरा सख्त लहजे में कहा था। आरज़ू मुंह बना गई। सर आइए खाना खा लेते हैं, फिर बातें चलती रहेंगी। आरज़ू ने देखा ये वही साड़ी वाली लड़की थी। वहाँ कई लड़कियां और लड़के थे, लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही दानियाल के करीब आने की कोशिश कर रही थी। चलें पलवशा, दानियाल बोलते आगे की जानिब बढ़ गया, जबकि आरज़ू ने उस दुबली पतली लड़की को देखा। ओह, तो ये है पलवशा, कैसे चिपक रही है। आरज़ू भी दानियाल के पीछे होती बड़बड़ाकर बोली थी। खुशगवार माहौल में खाना शुरू हुआ था। रफीक साहब भी वहीं बैठे दानियाल से बातें कर रहे थे, जबकि आरज़ू बस बराए नाम ही खा रही थी। वो प्लेट में चम्मच हिला रही थी और उसकी तीखी नजरें पलवशा पर थी, जो बार बार दानियाल को कुछ न कुछ सर्व कर रही थी। दानियाल ने आरज़ू को एक नज़र देखा, फिर उसकी नज़रों की सीध में देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया था। सर ये नहीं, आपको खीर पसंद है ना, मैंने स्पेशल आपके लिए बनवाई है। पलवशा दानियाल के जानिब कटोरी करते बोली थी, जैसे दानियाल ने मुस्कुराते हुए थाम लिया था। खाना खाने के बाद सब लोग ही बातों में लगे हुए थे। आरज़ू खान शिद्दत से नोट कर रही थी कि पलवशा वो जो दानियाल के साथ चिपक कर खड़ी हो रही थी। तुम्हें तो अभी बताती हूँ, छिप करी। आरज़ू मसनूई मुस्कुरा कर दिमाग चलाने लगी थी। सारा कसूर रुखसार बेगम का था। ना वही सब कहती, ना आरज़ू खान का सुकून गारत होता। वो कलश कर रह गई थी। सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, पलवशा दानियाल को देखते बोली। वो मुस्कुराए, फिर वो दोनों आरज़ू खान को अकेले वहीं छोड़े पूल साइड पर चले गए थे। आरज़ू का मुंह ही खुल गया था। अच्छा होता वो ना आती। यहाँ मर्द होते हैं, ऐसे ही खूबसूरत लड़की देखी नहीं और निकल पड़े उसके पीछे, बल्कि गलत लड़की देखी नहीं और मजनू बन जाते हैं। आरज़ू का जहन अपनी सोचें बुन रहा था। वो हाथ में पकड़ी सॉफ्ट ड्रिंक टेबल पर रखते पूल साइड चली गई, जहाँ वो दोनों खड़े हंस हंस कर न जाने क्या बातें कर रहे थे। दानियाल आपको अंकल रफ़ीक बुला रहे हैं, वो संजीदगी से बोली थी। दानियाल ने पलट कर उस आफत को देखा। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि आरज़ू खान इतनी संजीदगी। दानियाल का दिमाग तेजी से चला था, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। दानियाल पलवशा को देखते फिर इस बात में सर हिलाता पूल साइड का डोर स्लाइड करते वहां से निकल गया। मिस पलवशा आपको नहीं बुलाया, सिर्फ उन्हें बुलाया। पलवशा वहां से जाने लगी तो आरज़ू उसके सामने आती मुस्कुराकर बोली थी। पलवशा भी जवाबन रस्मी सा मुस्कुरा गई थी। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आरज़ू उसके साइड से गुजरते बोली। शुक्रिया। उससे पहले कि पलवशा कुछ बोलती, आरज़ू का कंधा जोर से लगने से वो पूल में गिर गई थी और आरज़ू ने दांतों तले लब दबाए। बट आपको शर्म से पानी पानी होना चाहिए, किसी दूसरे की शॉप पर डोरे डालते हुए वो आहिस्तेगी से बोली थी और बस संजीदगी से वहां से निकल गई। और उसे अंदाजा नहीं था वो अपनी शरारत में कितना बड़ा नुकसान करने वाली थी, क्योंकि पूल गहरा था और पलवशा को स्विमिंग नहीं आती थी। आरज़ू तो डोर स्लाइड करती चली गई। पीछे पलवशा पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। एकदम उसे अपने हाथ पांव सुन्न होते महसूस हुए, क्योंकि वो घबरा गई थी। आखिर हिम्मत हारते पलवशा को जब लगा वो डूब जाएगी, उसकी बुलंद चीख निकली थी।
पलवशा को ज़्यादा पानी वाली जगह से फोबिया भी था। वैसी जगह हरगिज़ नहीं जाती थी जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा हो, इसलिए घबराकर वो चीखी थी। घर में पुल बनाए जाने पर वो खिलाफ थी इसकी, लेकिन उसके भाई ने उसकी एक ना सुनी थी। उसकी चीख सुनते दानियल समेत पूरा स्टाफ वहाँ भागा था। पलवशा पानी में हाथ पैर मार रही थी और आरजू दांतों तले लब दबा गई। उसने तो सोचा था इतनी मॉडर्न लड़की है, कम से कम उसे स्विमिंग तो आती होगी, लेकिन आरजू खान भूल गई थी उसे स्विमिंग नहीं आती थी। दानियल बगैर सोचे समझे पूल में गया और उसने पलवशा को सहारा देते बाहर निकाला था और उसकी सांसें उखड़ रही थी, आंखें बंद होने के दहाने पर थी। ये कैसे हुआ? दानियल लब पीछे बोला था। उसने शिद्दत से चाहा कि आरजू खान उन सब में शामिल ना हो, लेकिन वो आरजू खान ही कौन जो दानियल सफीर खान को गलत साबित कर दे। स्टाफ में से एक लड़की बाहर गई और वापस आते उसने पलवशा पर एक शॉल डाल दी और अब उसे फर्स्ट एड दे रही थी। दानियल मुठियां पीछे खड़ा था। पलवशा नींद बेहोश हो रही थी। उसने आरजू की तरफ इशारा किया था और फिर वो बेहोश हो गई है। दानियल ने फटी रगों समेत पलवशा को उठाते बाहर ले जाते गाड़ी में डाला और एक स्टाफ मेंबर से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहा था। शायद पलवशा बहुत ज्यादा डर गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पलवशा के घर से सब लोग चले गए थे और अब पूल साइड पर सिर्फ दानियल, सफीर खान और आरजू खड़े थे। ये तुमने क्या किया बददिमाग लड़की? मैंने तुम्हें कहा था ना आरजू खान ऐसा वैसा कुछ मत करना। उसकी जानिब कदम बढ़ाते इसका बाजू दबोचे बोला। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। इस वक्त आरजू पर दिमाग की शरियानी फटने वाली हो रही थी। अगर पलवशा को कुछ भी होगा ना तो इल्ज़ाम आरजू पर जाएगा। मैं कुछ नहीं किया, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो उसकी वजह से? आरजू सर उठाए बोली थी। दानियाल ने मुठ्ठियां भींच ली। अभी वो अपनी गलती नहीं मान रही थी। शट अप, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दानियाल उसके बाजू में अपनी उंगलियां पेवस्त करते धारा था। आरजू ने सहम कर उसे देखा। कितनी फिक्र थी ना दानियाल को पलवशा की। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही थी उसकी? आपकी गर्लफ्रेंड कहीं मर ना जाए? आरजू चीखी थी। दानियाल करीब नहीं था। एक मजाक में की बात उस पर दिमाग लड़की का दिमाग खराब कर देगी। बकवास बंद करो अपनी तुम। दानियल हाथ उठाते गुस्सा जब्त करते हाथ हवा में ही रुक गया। आरजू ने सहमते से देखा। वो सख्ती से लब एक दूसरे में पेवस्त करते उसका बाजू पकड़ उसे अपने साथ खींचने लगा था। आरजू तो शौक में थी कि उस लड़की की वजह से उस पर हाथ उठाने वाला था। दानियल ने उसे गाड़ी में पटका और 15 मिनट बाद गाड़ी खान मंजिल के सामने रुकी थी। दानियल धुआं धुआं चेहरा लिए अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथ में अब भी आरजू खान का हाथ था। छोड़ो मेरा हाथ जाहिल इंसान, वो चीखी। हॉल में बैठे सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। आरजू ने अपना हाथ दानियल की गिरफ्त से झटका। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, सुना तुमने? वो चीखी थी। दानियल लब पीछे उसे बगावत करते लहजे को देख रहा था। खुद बाहर अफेयर चला रहे हो, वो तुम्हें नजर नहीं आता? आरजू फिर से बुलंद आवाज में बोली। उसे दानियल की नजरें अपना वजूद जलाती महसूस कर रही थी, लेकिन वो रंगे लहजे में चीख पड़ी थी। सब लोग शॉक स्टेट में खड़े थे। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। आरजू जुकाम ज़दा सांस अंदर खींचते लब नीचे बोली। दानियल के माथों पर बलों का जाल बिखर गया। उसकी बातें सुनते सब लोगों को मुंह खुल गया था कि दूसरा थप्पड़ था। दानियल के सख्त हाथ ने आरजू खान के गाल पर निशान छोड़ दिया। उसकी आंखों से बल आंसू निकल पड़े। उसने रोते हुए सब की जानिब देखा। दानियल, सफीर साहब चीखे, बाबा इस लड़की को मेरी नज़र से दूर कर दें, मैं वरना इसे यही जमीन में गाड़ दूंगा। वो जब्त की हदों को छूता सुर्ख चेहरा लिए शोलाबार लफ्जों में बोला। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सुना तुमने? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी वो पलवशा। आरजू को अपनी गाल दहकती महसूस हो रही थी। कान साए साए कर रहे थे और वो वहशत भरी नजरों से आरजू खान को देख रहा था। आरजू चलो यहाँ से। उसाद बेगम आरजू का बाजू खींचते उसे वहां से ली गई। दानियल, तुम्हें आरजू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बहुत गलत किया तुमने। नूर बेगम बेटी को देखते सख्त लहजे में बोली। वो लब पीछे सर झुकाए अंदर चला गया। आरजू खान के सच पर अभी दानियल सफीर खान ने सब के सामने उसे पुर यकीन करते उसका साथ दिया था और आज आरजू खान ने उसके मजाक पर उसके ज़ात को सबके सामने जलील कर दिया। उसका दिमाग पूरी तरह से लग रहा था। उसने साइड ड्रॉ से सिगरेट निकालते उसे सुलगाकर लबों में दबाया। वो बहुत कम सिगरेट पीता था। जब परेशानी हद से बढ़ जाती, जब उसे लगता वो खुद पर कंट्रोल खो देगा, तब वो सिगरेट सुलगा लेता था। अभी वो धुएं को हवा में छोड़ते आरजू खान पर अटका था। क्या सारी जिंदगी आरजू खान के साथ गुजारा कर लेगा वो? कहाँ वो 27 साल जवां मर्द और वो 19 साल की लड़की नहीं आफत जो जहाँ पहुंचे वहाँ तबाही मचाए। आरजू खान का दिमाग 10 साल बच्चे जैसा है। वही मिचोर लड़की है। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। रात गुजरती जा रही थी और दानियल सफीर खान ने
पूरी रात अपनी और आरजू खान के रिश्ते को सोचते गुजार दी थी। सुबह तकरीबन 6 बजे उसकी आंख लगी थी। उस सोफे पर नींद दराज ही सो गया। कुछ घंटे बाद ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दानियाल ने भारी दर्द से फटते सर के साथ टाइम देखा, 9 बज रहे थे। उसने उठते दरवाज़ा खोल दिया। सामने आयशा खड़ी थी। खानवीर, वो आयशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दानियाल को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। क्या हुआ गुड़िया, बोलो, वो नरमी से बोला। आयशा की आंखों से आंसू फिसल गए। खानवीर, आरजू कमरे में नहीं है, वो घर छोड़कर चली गई। आयशा के कहे लफ्ज उस पर बिजली बनकर गिरे थे। उसे अंदाजा नहीं था एक थप्पड़ उसे इतना खुदसर बना देगा कि आरजू खान वाकई बददिमाग थी। दानियल की आंखें पूरी रात जागने की बात पहले ही सुर्ख हो रही थी। खबर सुनते तो उनमें मजीद सुर्खपन बढ़ गया। वो फौरन वहां से आरजू के कमरे के जाने पड़ा, जहां रुखसार बेगम बैठी रो रही थी। दानियाल, आरजू, उन्होंने एक पेपर दानियल की तरफ बढ़ाया। दानियाल ने लब पीछे पेपर पकड़ा। मुझे उस जाहिल के साथ नहीं रहना, कैरेक्टर लेस है। वो अपनी कंपनी में अफेयर चला रहा है और गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। मुझे तलाक चाहिए उससे। पेपर पर घसीटती चंद लाइंस ने दानियाल सफ़ीर खान का दिमाग भक्त से उड़ा दिया था। वो शोलाबार नजरों से पेपर पर घसीटे लफ्जों को घूर रहा था। दानियाल, मुझे मेरी बच्ची वापस ला दो। रुखसार बेगम रोते हुए हाँफ रही थी। अभी तक 10 मिनट पहले घर के मर्दों को नाश्ता करवा कर उन्हें काम पर भेजा था और वो आरजू को समझाने आई थी, लेकिन उसका दरवाज़ा खुला देख और फिर बेड के वस्त में रखे कागज़ को देखकर वो सदमे से वहीं गिर गई। अब आरजू के कमरे में घर की खवातीन थी, सिवाय माह को छोड़कर, जो पहले ही यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। रुखसार, संभालो खुद को, नूर बेगम नीचे बैठते बोली थी, और दानियल बस साकित नजरों से आरजू के लिखे गए लफ्जों में अटका हुआ था। मेरा दिल बैठा जा रहा है नूर। रुखसार बेगम दिल पर हाथ रखते बोली। आरजू खान के संगीन कदम ने वहां सबको परेशान कर दिया था। रुखसार बेगम की गैर होती हालत देख आयशा भी रोने लगी थी। रुखसार बेगम अगले ही पल बेहोश हो गई थी और उनका बीपी पूरी तरह लो हो गया था। क्या कोई इतनी सी बात पर भी ये सब कर सकता है? अगर ये सवाल था तो जवाब था हाँ, और वजाहत थी आरजू खान। हाँ, आरजू खान कुछ भी कर सकती है। मामा, छोटी मामा को संभाले, मैं ढूंढ लूंगा उसे, लेकिन खबरदार उसके बाद कोई भी हमारे दरमियान नहीं बोलेगा। वो सफाकियत से बोलता वहां से निकल गया। खान बाबा वो धाड़ा था। खान बाबा सर झुकाए हाजिर हुए थे। आरजू खान को तलाश करें, सब गार्ड्स को भी बोले, और हाँ, आगाजान को कुछ भी पता ना चले। दानियल खुद भी बाहर की जानिब बढ़ गया। उसका सिर दर्द से फट रहा था, शदीद गुस्से में होने की वजह से गर्दन की नसें उभरी हुई थी, माथे पर 3 बल नमूदार हुए। वो गाड़ी में बैठता गाड़ी भगा ले गया। आरजू खान, बहुत गलत किया है तुमने, रिहाई चाहिए ना तुम्हें मुझसे, मैं दूंगा तुम्हें रिहाई, तुम्हारी कब्र खोद कर। वो लब बीचे खुद से बड़बड़ाया था। स्टीयरिंग पर उसके हाथ की गिरफ्त सख्तर हो गई थी। वहां कॉलेज से बाहर निकली थी, आधा घंटा हो गया, लेकिन उसे कोई लेने ही नहीं आया था। वो थक हार कर सड़क पर चलने लगी थी। राधा कैब लेकर अब घर जाने का था। वहां वो चल रही थी जब पीछे से पड़ने वाली पुकार पर वो रुक गई। उसने पलट कर देखा, कोई सामने खड़ा उसे देख रहा था। माह, जमशेद खान, वो फिर से गोया हुआ। माह ने नासमझी से इस बात में सर हिलाया। यह आपके डैड की कॉल है। मुकाबिल ने फोन उसकी जानिब बढ़ाया था। माह ने नासमझी से फोन पकड़कर कान को लगाया। माह, बेटा, ये वही लड़का है जिससे आपको मिलना है। आप मिल लें फिर मुझे बताएं, जमशेद साहब अजलत में बोले। माह का दिल तेजी से धड़का था। कॉल कट गई। उसने फोन मुकाबिल के जानिब बढ़ाया। वहां ने काली आंखें उठाकर उसे देखा। काली आंखें, सतवा, मगरूर, खड़ी नाक, पैंट कोट पहने, कलाई पर बंधी महंगी घड़ी और पाँव में महंगे जूते और सुर्ख सफेद रंगत काफी पुरकशिश था। माह ने नजर हटा ली। आपका शायद ड्राइवर नहीं आया, आप मेरे साथ आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, उन्होंने इखलाकी से बोला। माह ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने खौफ से सहमते इधर उधर देखा था कि कहीं अलेक्जेंडर ये सपना देख ले। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। माँ अपने हाथों को देख रही थी। एक खौफ सा उसके जिस्म में फैल रहा था। आपका नाम? माह का लहजा अटक गया था जब वो माह की जानिब हल्का सा झुका। माहिल राना, वो लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाकर बोला। माह ने महसूस किया उसकी मुस्कुराहट पाकई खूबसूरत थी। वो इस बात में सर हिला गई। आप बहुत खूबसूरत है, मेरी तरफ से हाँ है। वो सड़क पर नजरें जमाए बोला। माह ने खुशी से चमकती उसकी काली आंखों में देखा। इतनी जल्दी? माह को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसे तभी लब काटते बस इतना ही बोल पाई थी। जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछे, वरना मुझे आपके डैड ने सब बता दिया है आपके बारे में। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, एक सहर तारी करती मुस्कुराहट।
क्या करते हैं आप? वहाँ गहरा सांस भरते नॉर्मल होने की कोशिश करते बोली। पहले तो कुछ नहीं करता था, लेकिन अब सोच रहा हूँ आपका दिल चुरा लूँ। वो आंखों में चमक भरते बोला। माँ ने हैरानगी भरी नजरों से उसके चेहरे को देखा था। वो आईब्रो झुका गए। मजाक कर रहा था। ऑफकोर्स आपके डैड ने मुझे चुना है तो मैं उनके डिपार्टमेंट में ही से हूँ, एक डिटेक्टिव हूँ। वो सर को कम देते बोला था। माँ ने हल्के से इस बात में सर हिलाया। उसकी बात करने का अंदाज काफ़ी अच्छा था। मुझे कुछ कहना है। माँ ने फैसला किया था वो अनजान शख्स को सब बता देगी। अब यही एक रिश्ता था उसके पास इन सब से बचने का। उंगली चिटकाते बोली, हुक्म करें। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं भी बाबा को नहीं बता सकती। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों को देखते बोली थी। माहिल राना ने एक साइड गाड़ी रोक ली। वहाँ सड़क के आसपास दरख्तों के झुंड थे। वहाँ से अक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। वहाँ घबरा गई थी। कोई बात नहीं, शादी के बाद आप भूल जाएंगी उसे। मैं इतनी मोहब्बत दूंगा आपको। वो सीट पर टेढ़ा होते रुख माह की जानिब करते बोला। माह ने सर उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। वो बहुत खतरनाक है। माह को उसका जवाब सुनते ना उम्मीदी हुई थी। न जाने कि वो खुद भी अलेक्जेंडर से दूर नहीं जाना चाहती थी। मैंने तो अच्छे अच्छों को ठीक किया है, क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है? वो लब दबाकर दिल के मकाम पर हाथ रखते बोला। इसका हर अंदाज ही घायल करने वाला था। वहाँ सर झुका गई। अब चले। वो गाड़ी वापस से स्टार्ट करते सड़क पर डाल गया। 5 मिनट बाद गाड़ी माँ के घर के सामने रुकी। वो गाड़ी से उतरा और माँ की साइड का दरवाज़ा खोला। माँ गाड़ी से उतर गई थी। ये लड़का इतना अच्छा क्यों था? माँ सोच कर रह गई। माँ उसे देखते तजब्जुब का शिकार हुई। फिक्र न करें होने वाली बेगम, मैं आपके बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा। वो झुककर बोला। माँ ने उसकी मुस्कुराहट को देखा। अजीब तिल्स्म आमेज मुस्कुराहट थी माहिल राना की। वो इसकी बात पर चौंकी थी। शुक्रिया। माँ इस बात में सर हिला गई। ये मेरा कार्ड है, आपका नंबर है मेरे पास। हम कल मिलेंगे। आप उसे भूल जाएं वरना मैं भुला दूंगा। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला था, जैसे माँ ने शिद्दत से महसूस किया। वहाँ अंदर की जानिब बढ़ गई। जबकि वो गाड़ी में बैठता गाड़ी स्टार्ट करके वापस सड़क पर डाल गया। जब से झटका महसूस हुआ पीछे से किसी ने गाड़ी को ठोका था और फिर पिछली गाड़ी आगे बढ़ गई। एक हाथ गाड़ी से बाहर निकला। उसने हवा में फायर किया था और गाड़ी तेजी से भगा ले गया। जबकि माहिल राना हैरानगी से ये सब देख रहा था। वो माँ को छोड़ सीधा घर गया था। घर का दरवाजा चाबी से खोलते उसने 2 कदम आगे बढ़ते दीवार पर लगे स्विचेस पर हाथ मारा था। घर झट से रोशन हो गया, मगर माहिल राना लब भीज गया था। घर के हॉल में रखी हर चीज़ ज़मीन बोस हुई पड़ी थी। वो आगे बढ़ा। कई कीमती चीज़ के टुकड़े उसके पाँव से टकराए थे। राइट साइड पर बने किचन में झांका। वहाँ भी सब कुछ नीचे पड़ा हुआ था। माहिल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो ऊपर गया जहाँ उसका कमरा था। दरवाज़ा लॉक था, लेकिन दरवाजे पर मौजूद खराशी अंदाज़ा दे रही थी जैसे किसी ने दरवाजे के साथ जोर आजमाई करते उसे खोलने की कोशिश की हो। वो मुठ्ठियाँ पीछे पलट गया था। सीढ़ियाँ उतरते उसकी नज़र घर के इंट्रेस वाली दीवार पर पड़ी। वो सीढ़ियाँ उतरते हाथ पीछे बांधे तने चेहरे से दीवार पर घसीटते चंद अल्फाज देख रहा था। कमिश्नर और उसकी बेटी से दूर रहो वरना मौत तुम्हारे करीब आएगी। माहिल लब पीछे घर से बाहर निकल गया। वो एक अच्छा डिटेक्टिव था। उसने कई केस सॉल्व किए थे जिसकी वजह से सब उसे सराहते थे और अब उसे डेडली गैंगस्टर को पकड़ने में कमिश्नर की मदद करनी थी। उसका ध्यान तेजी से चल रहा था। घर से निकलते हुए थोड़ा सा दूर अब आहिस्ते से चलने लगा था। इरादा हर चीज़ का जायजा लेने का था। थोड़ी दूर सड़क पर जाते उसने इर्द गिर्द देखा। वहाँ कोई भी गैर मामूली हरकत नहीं थी। वैसे भी वो एक कदरे एक खामोश इलाके में रहता था। इतनी जल्दी उसके घर कोई कैसे पहुँच गया? वो गहरी सोच में डूबा था। हाथ अब भी पीछे बांधे हुए थे जब उसे अपना सर चकराता महसूस हुआ, क्योंकि किसी ने बड़ी जोर से उसके सर पर वार किया था। चकराते सर के साथ उसने पलटकर देखा। वो उस शख्स को पहचानता था, बल्कि पूरा डिपार्टमेंट उस शख्स को पहचानता था। वो कासिम था, जिसके हाथ में एक रॉड थी जिससे उसने माहिल राना के सर पर वार किया था और अब वो उसके बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। माहिल जमीन बोस हो गया। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई और अगले ही लम्हे वो अंधेरे में बदल गई। कासिम और उसके आदमियों ने उसे उठाते गाड़ी में डाला था और गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहां से यूं गायब हुए जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। वो पिछले 3 घंटों से सड़कों को नाप रहा था। हर मुमकिन जगह देख लिया। उसकी इकलौती दोस्त मुरवा से भी पूछ लिया। हर उस जगह तलाश किया जहां मुमकिन हो, मगर आरजू खान न जाने कहाँ गायब हो गई थी। तानिल का दिल अब पूरी तरह घबरा रहा था। एक शदीद गुस्सा भी था उस बददिमाग लड़की पर, न जाने कहाँ चली गई।
फोन पर होती बैल पर उसने यस प्रेस करके कान को लगाया। घर से कॉल थी, वो लब सख्ती से भीज गया। दानियाल, मेरी आरज़ू मिल गई। रुखसार बेगम के लहजे में इंतहा की तड़प थी। वो माँ थी और आरज़ू खान तो उनकी जान थी। वो कैसी भी हो, लेकिन रुखसार बेगम को वो हद से ज़्यादा अजीज़ थी। अब भी उनकी तबीयत संभल नहीं रही थी। सफ़िया बेगम उसके पास बैठी थी, जबकि वहाँ भी अब रुखसार बेगम को नम आंखों से देख रही थी। मिल जाएगी छोटी मम्मा, आप फिक्र ना करें। दानियाल ने उन्हें तसल्ली देनी चाहिए थी, लेकिन वो हकीकत तो ये थी कि उसका खुद का दिल डूबा जा रहा था। उसने कई अहद व पैमा किए थे कि बस आरज़ू एक बार मिल जाए, फिर अच्छे से उसका उस बद दिमाग का दिमाग ठिकाने लगाए। बस एक बार मिल जाए। वो दांत पीसते सोच कर रह गया। मेरी बेटी ना जाने कहाँ होगी दानियाल। तुम जमशेद भाई को बता दो, वो कुछ कर लेंगे। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं किसी गलत जगह। रुखसार बेगम रोते हुए बोली थी। उनका बीपी बार बार लो हो रहा था, जिससे वो अपना होश गंवा रही थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी। वो बस एक बार आरज़ू खान को अपने सामने देखना चाहती थी। दानियाल जिब्रे बीच गया। उसे कुछ नहीं होगा छोटी मम्मा, मैं वादा करता हूँ सही सलामत होगी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो सपाट चेहरा लिए बोला। दरअसल दानियाल सफ़ीर खान ये कहना भूल गया था कि उसे ज़माने से वो बचा लेगा, लेकिन आरज़ू खान को दानियाल से कोई नहीं बचा पाएगा। उसने फ़ोन रखते फिर खान बाबा को कॉल की थी, लेकिन इन्हें भी आरज़ू नहीं मिली। पूरा शहर छान मारा, लेकिन आरज़ू ना जाने किस बिल में छुपी थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई। दानियाल सड़क पर गाड़ी रोके बाहर निकले। उसके साथ टेक लगाए, सिगरेट लबों में दबाए खड़ा था। उसके अंदर एक आतिशफिशा फटने को तैयार बैठा था। क्या आरज़ू खान को किसी की परवाह नहीं? क्या वाकई उसकी तरफ से सब लोग भाड़ में जाएं? दानियाल खान ने सख्ती से बालों में हाथ फेरा। सर्दियों के दिन जा रहे थे, लेकिन रात में चलती ठंडी हवाएं सर्द मालूम होती थी। ऐसे में वो बगैर किसी गर्म कपड़े के बाहर खड़ा था। उसका खुद का वजूद जल रहा था, तना चेहरा और ऊपर से सुर्ख होती नीली आंखें उसके अंदर उठते बाल को बयान कर रही थी। अब तो घर में भी सब लोग आगे होंगे, सबको पता चल गया होगा कि दानियाल सफ़ीर खान, जिसने हमेशा अपनी इज्जत को तरजीह दी थी, आज उसकी बीवी ने ही उस पर बेबस कर दिया था। वो सिगरेट नहीं फेंकते गाड़ी में बैठा और अब उसका रुख घर की जानिब था। रात के 10 बज रहे थे और आरज़ू खान घर से गायब थी। इधर रुखसार बेगम की हालत मजीद बिगड़ रही थी। वो मुसलसल रो रही थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी, बस आरज़ू खान को देखने की जिद लगाए बैठी थी। वो घर में दाखिल हुआ था। उसकी हालत बहुत बिखरी हुई थी। हॉल में सब बैठे जैसे उसी के इंतज़ार में थे। दानियाल, आरज़ू, रूह बेगम के पहलू से उठते रुखसार बेगम ने नम सुर्ख आंखों से दानियाल को देखा, जिसका चेहरा तना हुआ था। वो सख्ती से लब एक दूसरे में व्यवस्थ कर गया। मैं पुलिस फोर्स भेजकर तलाश करवाता हूँ, मिल जाएगी रुखसार भाभी। जमशेद साहब खड़े होते बोले। अब हर कोई फिक्रमंदी से बैठा था। आयशा गुड़िया, एक ठंडे पानी का गिलास पिलाओ। दानियाल सोफे पर ढाईसा गया। सफ़ीर साहब ने बेटी की हालत देखी। उनकी बहू ने बेटे को तिगनी का नाच नचवा दिया था। आयशा इस बात में सर हिलाती किचन में चली गई। पानी की बोतल से पानी ग्लास में उंडेला और पलटती बाहर आने लगी। जब उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, गिलास छूटता जमीन बोस हो गया। आरज़ू के लबों से आयशा के लबों से हैरानगी की इंतहा पर निकला था। वो किचन के दरवाजे के पीछे छुपकर बिरयानी खा रही थी। बड़े बड़े लुक़्मे लेती वो जल्दी से खा रही थी। उसके सर पर न दुपट्टा था न पाँव में जूती। वो जमीन पर बैठी थी। आयशा के पुकारने पर लब दांतों तले दबा गई। किचन से आती आवाज़ पर बाकी सब किचन की जानिब बढ़े थे। पहले इतनी टेंशन थी, ऐसे में छोटी से छोटी आवाज़ भी इन्हें मुतासिर कर रही थी। आरज़ू ने जल्दी से प्लेट नीचे रखी और इरादा किसी के आने से पहले वहाँ से भागने का था। जल्दी में ही भागने की वजह से कांच के टुकड़े इसके पैरों में पैवस्त हुए थे। एक दर्द से लबरेज सिसकी आरज़ू के मुंह से निकली, क्योंकि काफ़ी टुकड़े आरज़ू के पाँव में पैवस्त हो गए थे। वो अपना आप संभालने में नाकाम हो रही थी। एक दिलदोज़ चीख के साथ वो फर्श पर गिरने वाली थी, जहाँ कांच के कई टुकड़े बिखरे हुए थे। आयशा की आंखें हैरत से फैल गईं। अगर वो उन पर गिर जाती तो कई टुकड़े उसके सर और बाकी जिस्म में भी पैवस्त हो जाते। उसकी फिजा में बुलंद हाथ को किसी ने मजबूत गिरफ्त में थाम लिया था। वो हवा में ठहर सी गई थी। इसका नाजुक हाथ दानियाल के मजबूत भारी हाथ में कैद था, जो उसे नीचे गिरने से बचा रहा था। दानियाल का चेहरा धुआं हुआ था। उसने झटके से उसे ऊपर खींचा। वो सीधा उसके सीने से टकरा गई थी। रुखसार बेगम बेटी को देख जल्दी से उसकी जानिब लपकी। उनका चेहरा यूं था जैसे जिंदगी मिल गई हो। इन्हें वो ममता से आरज़ू का चेहरा चूम रही थी, जबकि दानियाल सफ़ीर खान लब बीच गया था। वो वहाँ से हट गया। कहाँ थी आप आरज़ू? शेर साहब बेटी को देखते बोले।
आरजू ने सर झुका लिया। वो लब काटने लगी थी। उसने अपने हुलिये की तरफ देखा। बगैर दुपट्टे के उसका नाजुक सा सरापा वाज़ेह था। शर्म से वो सर मजीद झुका गई। जब झुके कंधों पर कुछ महसूस करते उसने सर उठाकर देखा। दानियाल ने अपनी काली मर्दाना शाल उसके कंधों पर फैला दी थी। गुस्से के चलते उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और उसकी हाथों में इर्तियाश बरपा था। आरजू ने सहमते से देखा और उसकी खामोशी से आरजू की अब जान जा रही थी। वो बाबा में ऊपर टेरिस वाले रूम में थी। वो मध्यम खौफ से भरपूर आवाज में बोली थी। सब लोगों ने हैरानगी से उसे देखा। वो लोग कितना परेशान हुए थे, और सबसे बढ़कर रुखसार बेगम जिनकी तबीयत ही नहीं संभल रही थी। दानियाल ने गुस्से से मुट्ठियां बींच ली थी। बाबा वो मैं। इससे पहले वो मजीद कुछ बोलती, दानियाल ने सख्ती से उसका बाजू दबोचा। आरजू ने दानियाल के तने चेहरे की जानिब देखा। तुम वाकई एक बददिमाग लड़की। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम कितना ख्वार में। वो दांत पीसते उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोला था। अब भी भूख ना बर्दाश्त करते वो ऊपर से नीचे चोरी छुपे आई थी, क्योंकि आरजू खान भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम भी ख्वार हुए तो ये अच्छी बात है। मेरा हाथ छोड़ो, मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। आरजू इसकी सलाखी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते बोली थी। दानियाल ने गिरफ्त मजीद सख्त कर ली और आरजू को लगा जैसे अभी उसका बाजू टूट जाएगा। इसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने घर वालों की जानिब देखा, लेकिन ये बात वाज़ेह थी कि दानियाल खान और आरजू खान के मामलात में कोई नहीं बोलेगा। रुखसार बेगम अच्छे से जानती थी गलती आरजू की थी। दानियाल खुद कितना ख्वार हुआ था। हर शेल्टर, हर हॉस्पिटल, होटल्स को जहाँ हर मुमकिन जगह उसे मारा मारा फेर कर तलाश किया था। तुम्हारे बाबा का अब इतना हक नहीं रहा तुम पर जितना मेरा है। बहुत शौक है ना तुम्हें हमें परेशान करने का। हाँ, वो सख्त तासुरात लिए बोला था। आरजू बार बार उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। दानियाल ने उसे अपने साथ खींचा और आरजू की बैकबोन में सरसराहट सी महसूस हुई। छोड़ जाए इंसान को। उसके हाथ पर नाखून मारते बोली थी दानियाल। मजीद लब भींच गया। ये तकलीफ कुछ भी नहीं थी उसकी तकलीफ के आगे जो उसने पूरे दिन में सही थी। आरजू के पाँव में शीशे के टुकड़े अंदर तक धंसते जा रहे थे। उसे शदीद तकलीफ होने लगी थी। वो रोने लगी थी। पाँव से खून बहता फर्श पर निशान छोड़ रहा था, जबकि वो बगैर उसकी तकलीफ की परवाह किए उसे घसीटता पुराने स्टोर रूम में लाया था और उसे झटके से अंदर फेंक दिया था। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे रिहाई हासिल करने का आरजू खान। यह है तुम्हारी रिहाई। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया था और आरजू खान के खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए। उसके पाँव बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अपने वजूद को संभालना मुश्किल लग रहा था। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। दानियाल, निकालो उसे बाहर। तुम्हें पता है ना उसका डर। नूर बेगम बाकी सबके साथ बाहर आते दानियाल को डपटते हुए बोली थी। मम्मा, मैं नहीं निकालूंगा। वो गहरे गहरे सांस भरता गुस्सा कम करने की कोशिश करते बोला। हटो तुम। नूर बेगम से आंखें दिखाती स्टोर का दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ी। अगर किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो आरजू खान का मैं अभी अभी इसी वक्त तलाक दे दूंगा। लब पीछे सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए बोला था। रुखसार बेगम का दिल धक से रह गया। नूर, इधर आ जाओ। रुखसार बेगम ने रोते हुए नूर को इधर बुला लिया था, जो बेटे को घूर रही थी। तुम उसके शौहर हो दानियाल। तुम वही करो जो तुम्हें दुरुस्त लगे, जो उसके हक में बेहतर हो। आप सब लोग चले यहाँ से। रुखसार बेगम जब्त से बोलती वहां से पलट गई। अंदर दरवाजे के साथ लगी आरजू रोने लगी थी। सब लोग वहां से चले गए सिवाय दानियाल सफीर खान के। दानियाल, दरवाज़ा खोलो। चूहों को बाहर निकलते देखकर आरजू चीख पड़ी थी। ना उससे उठा जा रहा था, ना कोई उसकी मदद के लिए आ रहा था। दानियाल, दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। वो पीछे कुछ चीखती चीख रही थी। एक पाँव में शदीद तकलीफ और दूसरा उसका सबसे बड़ा डर सामने था। चूहों को अपनी जानी पड़ते देख आरजू की दिलखराश चीख निकली। बाहर दरवाजे पर खड़े दानियाल के दिल को कुछ हुआ था और अंदर बैठे नफूस उसकी चीखों पर सर झुका के। आरजू खान घर की रौनक थी और उसकी शरारतें लड़ाइयाँ सब अनोखी होती थी। दानियाल वो शिद्दत से रोती बोली थी। उसके पाँव से खून रस कर नीचे गिर रहा था। चूहे इसके अब करीब आने लगे थे और आरजू को अपना दिमाग माफ होता महसूस हो रहा था। उसे अपनी सांसें कम होती महसूस होने लगी, जैसे अभी मौत का फरिश्ता उसकी रूह खींच लेगा। दानियाल इतनी बुलंद और तकलीफ से चीखी थी कि दानियाल का दिल घबरा उठा। उसने दरवाज़ा खोला। उस सामने फर्श पर गिरी पड़ी थी, रोते हुए कांपते वजूद के साथ वो पीछे की जानिब खिसक रही थी। दानियाल दोजानों बैठा। आरजू खान ने तेजी से उसके सीने में छुपने की कोशिश की। उसका सर भारी हो रहा था। प्लीज़। उसकी हिचकियाँ बन गई। उसका वजूद हौले से लरस रहा था। उसने दानियाल की शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था। दानियाल के सीने में मौजूद दिल तेज रफ्तारी से धड़का। वो लब एक दूसरे में पैवस्त किए उसे बाजू में भर गया। आरजू खान नीम बेहोशी में न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। उसके पाँव से खून रस रहा था। बिखरे बालों में उसके वजूद पर दानियाल की काली शॉल थी।
उसे बाजू में भरे अंदर लाया था। किसी ने भी उठकर उसके पास जाने की जरूरत नहीं की थी। आरजू खान के गद्दाज वजूद ने दानियाल सफीर खान के दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया था। उसने आरजू को 3rd फ्लोर की फर्स्ट रूम में ले जाते बेड पर लिटा दिया था और वो अब भी बच्चों की तरह उसकी शर्ट में मुट्ठियों में पकड़े हुए थी। उसके चेहरे पर खौफ था, चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था और दानियाल सफीर खान अपनी कैफियत से पूरी तरह घबरा रहा था। शर्ट उसकी मुट्ठियों से भी आज़ाद करवाते उसने आरजू के वजूद पर कंफर्टर डाल दिया। खान बाबा को कॉल करते डॉक्टर को लाने का बोला। उसकी नीली आंखें साकित हुई थी, आरजू के चेहरे पर टिक गई थी। उसके करीब बेड पर बैठ गया। उसके चेहरे को देखते दानियाल के दिल में एक बीट मिस की थी। वो जोर से आंखें मीच गया था। 10 मिनट बाद डॉक्टर आई थी। सबसे पहले उसके पाँव में लगी शीशे के टुकड़ों को पाँव से निकाला था, जिस पर आरजू की नींद बेहोशी में दबी दबी सिसकियाँ निकलने लगी थी। एक बड़े टुकड़े को निकालते आरजू के दिल खराश चीख निकली। दानियाल ने तेजी से आगे बढ़कर इसका नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था। इसकी तकलीफ दानियाल के दिल में तूफान बर्पा कर रही थी। डॉक्टर ने पाँव की ड्रेसिंग की थी और हर एक इंजेक्शन आरजू को लगाया था और मेडिसिन लिखकर दानियाल की तरफ बढ़ा दी। इन्हें चलने मत दीजिएगा, वरना जख्म मजीद गहरे हो सकते हैं, और इनका पूरा ख्याल रखें। इन्हें किसी बड़े शौक से दूर रखें। डॉक्टर हिदायत देती चली गई। दानियाल ने इस बात में सिर हिलाते खान बाबा को आवाज़ दी थी, जो फौरन हाजिर हुए। दानियाल ने खान बाबा को मेडिसिन लाने का बोला और खुद आरजू खान के करीब आते उस पर अच्छे से कंफर्ट दुरुस्त किया। दुआ करो जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हरगिज़ ना हो, वरना मेरे साथ तुम्हारा भी सुकून गारत होगा। उसके कान में के करीब झुकते संजीदा तपिश भरी आवाज़ में बोलता, उसके चेहरे पर नजर डालते कमरे से बाहर निकल गया। मम्मा, खौफ से भरपूर आवाज़ पर दानियाल ने चौंक कर उसे देखा। सारी रात वो उसके सरहाने बैठा रहा था। रात तो आंखों में ही कट गई थी, दिल बहुत बेचैन हो रहा था। अब सुबह के 7 बजे उसके खौफ से लबरेज होकर दानियाल ने झट से उसकी जानिब देखा था। मुसलसल 2 रातें जागने और फिर आरजू की वजह से ख्वार होते उसकी खुद की आंखें सुर्ख हो रही थी। पानी। वो अब भी मंदी मंदी आंखें खोले आहिस्ते से बोली। पाँव में शदीद दर्द की लहर उठती महसूस हो रही थी। दानियाल ने जल्दी से साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। आरजू ने होश संभालते अब अपने करीब नीम दराज दानियाल को देखा था कि रात की पूरी दास्तान याद करते ही एकदम ही उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसने लब पीछे पानी का गिलास उससे लेते लबों को लगाया और 2 घूंट भरते गिलास जोर से सामने दीवार पर दे मारा था। यहाँ क्या कर रहे हो? अब आप दफा हो जाए यहाँ से। दे तो ली है सजा, अब क्या मारने का इरादा है? वो चीखी थी। दानियाल सख्ती से लब एक दूसरे में पैबस्त किए उसके अल्फाज सुन रहा था। उसका सर पहले शदीद दर्द से फट रहा था, ऊपर से उसकी चुपती आवाज़ किसी हथौड़े के ज़र्ब की मुतरादिफ थी। आवाज़ नीचे रखकर बात करो। अपनी हरकत का तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है क्या? दानियाल गुस्सा काबू करने के चक्कर में सुर्ख होते चेहरे समेत बोला था। आरजू ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा। हाँ है, और मैं ऐसा ही करूँगी। सुना तुमने? अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं भाग जाऊँगी यहाँ से, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वो हिज़ियानी होती चीखी थी। पाँव में शदीद जलन और दर्द महसूस हो रहा था। दानियाल ने सर्द नजरों से उसे देखा। बकवास बंद करो अपनी, मैं भी देखता हूँ कहाँ भाग कर जाती हो तुम। मुझसे ये अगर जिद है तो फिर जिद ही सही। आरजू खान, तुम मुझसे हरगिज़ नहीं भाग सकती। वो शिद्दत से उसका चेहरा दबोचे गुर्राया। एक पाँव में जलन और दूसरी उसकी सलाखी शिद्दत भरी गिरफ्त चेहरे पर महसूस करते आरजू की आंखों से आंसू निकल आए थे। तुम जाहिल इंसान। उसका लहजा लड़खड़ा गया था। आंसू चेहरे पर रवानी से बहने लगे थे। सामने वाले की सफाकियत भरी नजरों में देखते आरजू को अपनी बैकबोन में सिरसराहट सी महसूस हुई थी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं मर जाऊंगी मगर अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आरजू अपने सिर झटकते खुद का चेहरा उससे छुड़वाती धाड़ी थी। दानियाल ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। वो खुद को कुछ भी गलत करने से बाज रख रहा था। जाहिल हो तुम, बस मुझे पर रोक छाड़ना आता है। एक रिश्ते की आड़ में तुम मुझ पर अपना गुस्सा उतारते हो। जाहिल शख्स, तुमसे अच्छा तो वो दुर्राब था, कम से कम जो भी था सामने। वो बोलते बोलते रुक गई जब दानियाल ने मजबूती से उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े थे। एक सिसकी आरजू के लबों से खारिज हुई थी। खबरदार, अगर तुमने उस बास्टर्ड के साथ मुझे मिलाने की कोशिश की, मैं इधर ही तुम्हारी जान निकाल लूंगा। उसके बालों पर गिरफ्त मजीद सख्त करते शोलाबार नजरों से उसे देखते धाड़ा था। आरजू ने बेड पर जोर से पाँव मारते साथ अपने हाथों से उसकी गिरफ्त ढीली करनी चाहिए थी, लेकिन नाखून दानियाल के हाथ पर खराशी छोड़ गए थे। अब फिर से आरजू के पाँव के जख्म टसने लगे थे, जिससे खून बहना शुरू हो गया था। दानियाल ने बेसाख्ता उसके बाल छोड़ दिए। वो शिद्दत से धाड़े मारे रोने लगी थी। पाँव में शदीद जलन हो रही थी और अब बालों में होती तकलीफ से उसका दिल किया कि वो मर ही जाए। दानियाल ने सख्ती से लब बीच लिए। एक गहरा सांस भरते उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। दर्द हो रहा है। वो घुटनों के गिर्द
लिपटे उसके बाजू पर धीरे से हाथ रखते थोड़े नर्म लहजे में बोला, नहीं जाए इंसान, सुकून मिल रहा है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें खून निकल रहा है। आरजू सिर उठाते रोते हुए चीखती। दानियाल ने सख्त नजरों से उसे देखा। किसने कहा था तुम्हें इस तरह भागने को? हाँ। दानियाल ने बेड से उठ गया, अलमारी से फर्स्ट एड निकालते हुए उसके पाँव के करीब बैठ गया। थोड़ी देर पहले वाला गुस्सा उसके चेहरे पर कहीं नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ी सी बहुत सख्ती जरूर नजर आ रही थी। आरजू ने पाँव पीछे किए, जानिब खींचे, जिस पर दानियाल ने उसे घूरते वापस उसके पाँव पकड़े। अपनी गोद में रखते हुए वो बड़े एहतियात से इन पर मेडिसिन लगा रहा था और आरजू दांतों तले सख्ती से लब दबाए तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। 10 मिनट बाद दानियल ने मुकम्मल ड्रेसिंग करते सर उठाकर उसे देखा। हो गया है। इसके चेहरे पर बिखरी तकलीफ की लकीरों को देख वो नरमी से बोला। आरजू ने नम आंखों से उसे देखा। ये मत समझना मैं सब भूल जाऊंगी, सब। दानियाल सफीर खान, सोचना भी मत, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो हैजल आंखें उसके चेहरे पर गाढ़े बोली थी। दानियल ने उसकी नम आंखों में झांका, जिसकी कोशिश सुर्ख हो रहे थे। उसके दिल में एक तूफान बरपा था। पहले तुम फैसला करो तुम्हें मुझे छोड़ना है या नहीं। वो बेड से उठता, अब उसकी साइड पर आते उसे झटके से बाजू में उठा गया था। नीचे उतारो मुझे, उसका कॉलर सख्ती से जकड़े बोली। फिर तुम गला फाड़ कर रोने लगोगी, नफूत से बोला। आरजू ने तीखी नजरों से उसे घूरा। वो सही कह रहा था, वो चल नहीं सकती थी फिलहाल, वरना जख्म ताज़ा हो जाते। ये भी ठीक है, तुम मेरे नौकर बनने के लायक ही हो। वो इस्तेज़ाई हंसते उसे आग लगा गई। दानियल ने सख्त नजरों से उसे घूरते उसके वजूद पर गिरफ्त सख्त कर ली। तमीज़ से बात क्या करो मुझसे, ये तुम मत क्या करो। दानियल संजीदगी से बोलता उसे वॉशरूम के अंदर ले आया था। उसने इंतहाई नरमी आहिस्तगी से नीचे उतारा था और आरजू ने घूर कर उसे देखा। बाहर जाओ, आए बड़े इज्जत लेने वाले, वो उसे आंखें दिखाते बोली। दानियल मुठ्ठियां भींचता बाहर निकल गया। आरजू ने गहरा सांस भरा था। 10 मिनट बाद उसने दरवाज़ा खोला। दानियल बाहर ही खड़ा था। उसने झुककर उसे उठा लिया। आरजू ने उसके गले से बाजू घुमाकर अपने हाथों में बाहम जोड़ लिया। दानियल ने उसके चेहरे को देखा था इतने करीब से, वो आफत दानियल का जब्त आजमा रही थी। उसने उसे बेड पर बैठा दिया। नीचे जाना है, मुझे भूख लग रही है, वो मुँह बनाते बोली। दानियल ने लब दांतों तले दबाए थे। पहले तमीज़ से बात करो, फिर लेकर जाऊंगा। दानियल सीने पर बाजू बांधते बोला। आरजू ने गुस्से से उसे घूरा। क्या ये शख्स उसकी बेबसी का फायदा उठा रहा था? आरजू ने दांत खिंचाए और खुद ही बेड से नीचे उतरते चलने की कोशिश की, लेकिन बेकार। वो बार बार शदीद तकलीफ की वजह से बेड पर ही गिर रही थी। दानियल ने आईब्रो झुकाया। तुम होते कौन हो मुझे तमीज़ सिखाने वाले? मैं ऐसे ही बात। वो बेड पर बैठे बोल रही थी। उसके पाँव नीचे झूल रहे थे जब दानियल ने आहिस्तगी से नीचे झुकते उसके उदास नरम लबों को अपनी लबों की गिरफ्त में लिया था। खान की आंखें फैल गईं और धड़कनें एकदम पूरी तरह तेज हो गई थी। वो शिद्दत से उसकी सांसें खुद में उतार गया था। एक नशा सा दानियाल सफीर खान के सर चढ़कर बोला था। वो आहिस्तगी से उससे दूर होता नीचे झुका ही आरजू की हद से ज्यादा फैली हैजल आंखों में देख रहा था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें तमीज़ सिखाने वाला। और कुछ? इसके गिले लबों को अंगूठे से सहलाते वो गंभीर आवाज में बोला, जबकि आरजू का दिल पूरी तरह धक धक कर रहा था। यू जाहिल इंसान! वो एकदम भड़क उठी थी। उसने साइड टेबल पर पड़ा शोपीस उठाते दानियल की तरफ करते उसे मारना चाहता। जब दानियल ने उसकी नाजुक कलाई पकड़े, शोपीस उसके हाथ से लेते वापस मेज पर रखा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वो झुकते उसके गदास वजूद को बाजू में उठा गया था। आरजू की बेहद तेज होती धड़कनें उसे अपने कानों में धड़कती महसूस हो रही थी। उससे और खिफ़्फ़त से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो सीढ़ियां उतरते उसे नीचे ले आया था। डाइनिंग रूम में एंटर होते सबने नजर उठाकर इन्हें देखा। खिफ़्फ़त से आरजू का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो जोर से आंखें मीच गई, जबकि दानियल ने आहिस्तगी से उसे कुर्सी पर बैठा दिया। तबीयत कैसी है अब आपकी? शहीद साहब बेटी को देखते बोले, जिस पर वो इस बात में सही लागे रुखसार बेगम पहलू बदल गई तो आरजू की तरफ देख ही नहीं रही थी। आरजू ने मुंह फुलाया। दानियल को तंग करने के चक्कर में वो माँ को भी दिल दुखा चुकी थी। आप नाश्ता ऊपर ही कर लेती बेटा, आगा जी की नर्म आवाज़ पर आरजू ने नाश्ता करते इन्हें देखा। मैं तो करना चाहती थी, लेकिन दानियल जी ही नहीं माने, कह रहे थे नहीं मैं तुम्हें उठा कर नीचे लेकर जाता हूँ। वो बोली तो सबने बैक वक्त दानियल को देखा। जूस का गिलास लबों से लगाए आरजू की हेजल चमकती आंखों में देखते दानियल को अच्छी लगा था। सबके लबों पर दबी दबी हंसी वाजिया हुई थी। इतनी इज्जत दानियल जी, वो भी आरजू की तरफ से उसे हजम ही नहीं हो रही थी। मेरा हो गया, मुझे बाहर लॉन में जाना है। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया था और इरादा दानियल को भरपूर तंग करने का था। वो अपनी बेबसी से भी तो दानियल को तंग कर ही सकती थी। दानियल ने अभी ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। वो गहरा सांस भरते उठ गया। उसे बाजू में उठाए वो वहाँ से बाहर ले गया था। बाहर लॉन में लाते ही उसे कुर्सी पर बैठा दिया। मुझे कमरे में जाना है। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब वो फिर से बोली। दानियल ने सख्त नजरों से उसे घूरते खामोशी से उसे उठा लिया था।
लगता है तुम्हें ज़्यादा ही मेरे बाजू पसंद आ गए। वो चलते हुए सुकून से बोला तो आरजू ने गंदी सी शक्ल बनाई। हाँ बहुत, और जो चीज़ मुझे पसंद आए मैं उसका हशर कर देती हूँ। आरजू ने जोर से दानियाल के बाजू पर दांतों से बाइट की थी कि बेसाख्ता हुए अमल पर वो चौंका था और आरजू मैडम उसके बाजुओं से निकलती ज़मीन बोस हो गई। वो धड़ाम से हॉल के फर्श पर गिरी थी। दानियाल ने शर्ट का बाजू फोल्ड करते देखा, वहाँ गहरे दांतों के निशान थे और फिर ज़मीन पर पड़ी आरजू को। डाइनिंग रूम से ही सबने किसी आवाज़ पर दरवाजे की जानिब देखा जहाँ आरजू ज़मीन पर पड़ी थी। दानियाल का कहका बुलंद हुआ, वो चेहरे पर हाथ रखते हंस रहा था जबकि ज़मीन पर पड़ी आरजू लपीच कर रह गई। वो गिरी भी थी तो अपनी गलती से ही थी, जबकि दानियाल लपी हंसे जा रहा था। आरजू ने उसे घूरा था, फिर उसकी आंखें साकित पड़ गई। आरजू ने कई साल बाद उसे यूं इतना खुलकर हंसते देखा था। वो मबहूत सी उसकी हंसी में खो गई थी। अगर वो दोनों जानी दुश्मन ना होते तो आरजू के दिल में शिद्दत से उसे छूकर उसकी हंसी महसूस करने की ख्वाहिश जागी थी। वो दो जानों बैठ गया। उल्टे काम का उल्टा नतीजा। वो फिर से उसे उठाकर चलने लगा था। आगा जी समेत बाकी सबने भी हंसते हुए इन दोनों को देखा। अब ये तो तय था कि घर में ये रौनक अपने उरूज पर लगेगी। तुमने जानबूझकर मुझे गिराया, वो मुँह फुलाए बोली थी। हाँ, और एक फिर इधर सीढ़ियों से गिरा दूंगा अगर अभी तुमने मुझे आप नहीं बोला। वो एकदम ही सख्त तासुरात लिए बोला। आरजू ने देखा उसके चेहरे पर एकदम बहुत तेजी से खतरनाक तासुरात छा गए थे। मैं कुछ कह रहा हूँ, वो आरजू के वजूद में उंगलियां पैवस्त करते बोला। आप? आरजू उसके बाजू में से मिट्टी लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया था। चमकीली नीली आंखों से उसे देखा। वो उसे रूम में ले जाते बेड पर बैठाकर पलटा। सुने, मुझे किताबें पकड़ा दें, आरजू ने नहायत तमीज से पुकारा था। फिलहाल उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अकेली इस रूम में थी और दानियाल फिलहाल उसका सहारा था।